नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बजट पर अलग अलग जो केंद्रीय बजट आया है 2023-24 का, उस पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। पहली बार बड़ी विस्तृत प्रक्रिया किसी भी बजट पर किसी भी सरकार के सोनिया गांधी की आई है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर, और यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं। तो पहली बार उनका लेख छपा है, अंग्रेज़ी अखबारों में भी छपा, हिंदी में भी छपा। तो मतलब ये कांग्रेस की योजना के तहत ये किया गया है। उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात जनता के बीच में रखें, लोगों के बीच में रखें, तो अच्छी ही बात है। उस पर एक पत्र आया है और ये पत्र है बिंदु डालमिया का। वो नीति आयोग की एक कमेटी है, नेशनल कमेटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी। तो इस कमेटी के चेयरमैन रह चुकी है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, एक वेबसाइट पर उनकी चिट्ठी छपी है। वो निश्चित रूप से उस चिट्ठी को मुझे लगा कि आपसे शेयर करने की ज़रूरत है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने शुरुआत अपने पत्र की है कि भारत एक परिपक्व जनतंत्र है और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जीवंत जनतंत्र भी है। इसके बावजूद अफसोस जाहिर किया है कि भारत में सकारात्मक विपक्ष का अभाव है। क्योंकि सकारात्मक विपक्ष का मतलब क्या होता है, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। मतलब होता है कि, और उन्होंने भी कहा है इस बारे में कुछ, ये पत्र मैं पूरी तरह से नहीं रख रहा हूँ, संशोधित करके रख रहा हूँ, कि आप वेल इन्फॉर्म्ड अगर अटैक करते हैं सरकार पर, सरकार के खिलाफ जो कुछ बोलते हैं वो तथ्यों पर आधारित हो, वो सत्य पर आधारित हो, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसको सकारात्मक विपक्ष कहते हैं। ये इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और उससे फ़ायदा दोनों को होता है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है और जिसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा डेमोक्रेसी को होता है और देश को होता है। उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी का बजट पर लेख है, लेकिन ये यूपीए 2 की खिसियाई शेखी बघारने जैसा है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आलोचना की है मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की, और जाहिर है आर्थिक नीतियों की, बजट की भी आलोचना की है। ये आलोचना ऐसे समय आई है जब आईएमएफ के मुताबिक दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें 2.9% की कमी आने की आशंका है, और भारत इस समय 6.6% की रेट से ग्रो कर रहा है। और ये लेख ऐसे समय भी आया है जब दुनिया भर में भारत की आर्थिक उन्नति की प्रशंसा हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल रेटिंग जो है उसमें जो रैंक है वो 78 है। ऐसे समय में मोदी सरकार की इस तरह की आलोचना, अनइन्फॉर्म्ड, तथ्यों से परे आलोचना, इसका ये मतलब, मेरा ग्लोबल रैंकिंग बताने का मतलब नहीं है कि आलोचना हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो तथ्यों पर आधारित हो। तो उन्होंने लिखा है कि इस देश का विपक्ष इस सरकार को इतना नकारात्मक तरीके से क्यों देखता है। देश तथ्य मांग रहा है, भाषण नहीं। और फिर तुलना की है कि यूपीए के समय भारत फ्रेजाइल 5 इकॉनमीज़ में आता था। वहाँ से पिछले 8.5-9 साल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम देश को नई ऊंचाई पर लेकर आई है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका असर होता है। जब वो कहते हैं व्हेन इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स, इसका पूरी दुनिया में स्वागत होता है, इसका पूरी दुनिया में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दरअसल मुझे लगता है कि पूरा पत्र जो है, बजट के अलावा असली जो इसमें बात उस लेख में एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई है, जिस पर जोर देने की कोशिश की गई है, 2-3 बातें उन्हीं को लेकर है। एक, मनरेगा का एलोकेशन कम हो गया है। दूसरा, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दलों की जो ये फैंटेसी है कि जो पैसा लगता है भारत में, सरकार का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कुछ उद्योगपतियों को चला जाता है। तो मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को समझाऊं इस बारे में, इससे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि ये सरकार मनरेगा को रूरल गारंटी स्कीम जो है उसके तौर पर ये मानती है कि ये स्टॉप गैप, नीड बेस्ड, डिमांड बेस्ड और कंटिंजेंसी के आधार पर जब इस तरह का संकट हो, ज़रूरत हो, उस समय इसके इस्तेमाल की ज़रूरत महसूस करती है। उसकी जो सोच है इस योजना को लेकर वो ये है।
और ये योजना ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा काम आती है जब रोज़गार गिर रहा हो, जैसे कोरोना के समय था, लॉकडाउन में, और उसके बाद लोगों की नौकरी चली गई, मुश्किल हो गई लोगों के लिए, माइग्रेशन हुआ, ये सब होने के कारण तो मनरेगा पर एलोकेशन बढ़ा दिया, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड था। ज़्यादा मांग आने लगी तो एलोकेशन बढ़ा दिया। इस सरकार ने मनरेगा को इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर कभी नहीं माना। प्राइमरी ड्राइवर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, रेलवे में इन्वेस्टमेंट, हाईवे पर इन्वेस्टमेंट, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्थायी एसेट क्रिएट करते हैं। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस विकास का लाभ प्रधानमंत्री के कुछ दोस्तों को पहुंचता है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक गलत नीति है। और फिर उन्होंने कहा कि बजट में उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट दी है कि किन किन योजनाओं में कितना पैसा जो है एलोकेशन किस तरह से बढ़ा है, वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और ये कहा कि सरकार ने 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 7.5 लाख से 10 लाख करोड़ कर दिया है। इससे होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे लगभग 200 एंसिलरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिनसे रोज़गार मिलता है। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1 रुपया लगाते हैं तो इकॉनमी में 2.5 रुपया जनरेट होता है। और फिर आखिर में कहा कि सोनिया गांधी ने मनरेगा का एलोकेशन घटाने को साइलेंट स्ट्राइक ऑन पुअर कहा है। अब ये सोच बताती है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी एनजीओ की सोच से बाहर नहीं निकली है। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मनरेगा में एलोकेशन घटने का मतलब है कि उसकी डिमांड कम हो गई है। उसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसकी वजह से रोज़गार के दूसरे स्थायी जो है वो साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो अगर ज़्यादा पैसे का काम मिल रहा है तो कोई मनरेगा में मजदूरी क्यों करेगा? मनरेगा में वैसे भी अधिकतम 100 दिन की साल में मजदूरी मिलती है, काम मिलता है। तो ऐसे में मनरेगा में एलोकेशन घटना अपने आप में इस बात का संकेत है कि इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लोगों के पास रोज़गार के दूसरे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तो जिस तरह से सोनिया गांधी ने ये लेख लिखा, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल संसद में जो कुछ कहा, उससे एक बात समझ में आती है कि पिछले 9 साल में कांग्रेस पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं आया। 10 साल जो घपला घोटाला हुआ, जो है कुशासन चला यूपीए का, कांग्रेस पार्टी का, उससे उसने कोई सबक नहीं सीखा है। 2 चुनाव में करारी हार से उसने कोई सबक नहीं सीखा है। उसके पास नया बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं, वही पुरानी बातें हैं। मनरेगा पर सोनिया गांधी की ये सोच बताती है कि सोनिया गांधी अभी भी वो एनएसी की चेयरमैन की तरह व्यवहार कर रही है। उनको लग रहा है कि मनरेगा का एलोकेशन बढ़ने का मतलब है इकॉनमी बढ़ रही है, जबकि ठीक इसका उल्टा है। मनरेगा एक तो पहली बात तो ये है केवल ग्रामीण रोजगार की गारंटी की योजना है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसके माध्यम से जब संकट का समय हो, जब लोगों के पास रोज़गार के दूसरे विकल्प ख़त्म हो जाए या जो रोज़गार कर रहे हैं वो चला जाए, तब उनको कुछ न कुछ काम मिलता रहे, इसके लिए योजना है। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि हमारे समय में योजना शुरू हुई तो दुनिया की बेहतरीन ये योजना है, इसके अलावा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई ड्राइवर बन ही नहीं सकता है। तो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, कांग्रेस के दूसरे नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, ये सब नेता सोच इनकी जो है, मुझे जो दिखाई देता है वो एनजीओ वाली सोच है, किसी पॉलिटिकल पार्टी वाली नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जब सोचती है तब ये सोचती है कि हम क्या बोलेंगे तो उसका असर लोगों पर क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं उसको लोग किस तरह से लेंगे, उस पर लोग सहमत होंगे, पहले से पता नहीं होता, लेकिन संभावना क्या है, अनुभव क्या कहता है कि ऐसी किन बातों को लोग पसंद करते हैं, किन को नहीं पसंद करते हैं, क्या और किस तरह से कहेंगे कि लोग हमको विश्वसनीय माने, हमारी बात पर भरोसा करें। ये सब बातें कोई एनजीओ नहीं सोचता है
और वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।